नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। और आज है दोस्तों 31 मार्च की दैनिक समसामयिकी हम लेकर आपके पास हाजिर हैं। और आपको याद रखना है, शाम को पूरे महीने भर का करंट अफेयर आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। पूरे महीने का 1 मार्च से लेकर जो है 31 मार्च तक के करंट अफेयर हम शाम को पूरा एक साथ रिवाइज कराएंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो वो वाली क्लास भी आपको देखना है दोस्तों। आप जो है एकदम समर्पित हो जाइए कि परीक्षा के पैटर्न के अनुरूप हम आपके लिए क्लास लेकर आ रहे हैं। और स्पेशल टारगेट जो हमारा है वो हमारा जो है सीजी सब इंस्पेक्टर का टारगेट है। सीजी सब इंस्पेक्टर का जो मेंस एग्जाम हो रहा है, उस मेंस में अगर आप बैठ रहे हैं, उसके साथ ही आप कोई भी परीक्षा दिलाने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये जो है एकदम इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आप इसको जरूर देखिए दोस्तों। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इसमें आपका मैथ को छोड़ के, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ के बाकी सब कुछ आपको इसी क्लास में मिल जाएगा। आपको डेली ये क्लास अटेंड करना है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं, क्या है आज की खास खास न्यूज। और ये जो आप देख रहे हैं भाई साहब, इसको हमने इसलिए यहाँ पर लगाया है कि इंडियाज फर्स्ट गिर क्लोन काल्फ। आप जानते हैं भैया कि ये जो गिर गाय होती है कहाँ पे मिलती है, तो ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है हमारे गुजरात में, ठीक है। सबसे ज़्यादा गुजरात में पाई जाने वाली ये गाय है। और दोस्तों ये क्या है, सबसे ज़्यादा मात्रा में दूध देती है। क्या देती है? सबसे ज़्यादा मात्रा में दूध देती है। और अभी हमारे वैज्ञानिकों ने क्या तैयार किया है, ये पहली बछिया, ये क्लोन बछिया तैयार हुई है, इसलिए इसको हम आपको यहाँ पे सबसे पहले ही दिखा दे रहे हैं। और आइए अब शुरू करते हैं समसामयिकी, राज्य दर्शन, स्टैटिक जीके, सब कुछ मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं छूटेगा जो है आपकी परीक्षा में आने वाला। आइए देखते हैं क्या है आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। और आज की सुर्खियों का अगर आपको जो है टेलीग्राम चाहिए, पूरी क्लास का पीडीएफ चाहिए, तो SSC 77 आप लिखिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण खास खबर दोस्तों। टाटा पावर ने प्रवीर सिन्हा को 4 साल के लिए फिर से नियुक्त किया, टाटा पावर का MD एवं CEO। दोस्तों ये क्या है, ये इसके जो है MD होंगे और इसके CEO होंगे। कौन होंगे भैया? तो ये टाटा पावर ने प्रवीर सिन्हा को नियुक्त किया है। ये इससे पहले भी यही थे और इनका जो है कार्यकाल 4 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अभी से जानने के 2027 तक ये टाटा पावर के फिर से जो है CEO एवं MD रहने वाले हैं। अगली न्यूज़ देखिए दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2023 जारी की गई। सबसे शक्तिशाली महिलाओं में निर्मला सीतारमण 8वें स्थान पे। अबे निर्मला सीतारमण कौन है भैया? तो ये हमारे देश की क्या है, हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं, उन्हीं का तो नाम है निर्मला सीतारमण। इन्हें आपको याद रखना है। निर्मला सीतारमण हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, इन्हें आपको याद रखना है दोस्तों। आगे देखते हैं क्या है खास। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के 6 मिसाइल वाहक जहाजों, जो राडार से बचने में सक्षम, तेज गति वाले एवं काफी आक्रामक गति के साथ भारी हथियारों से लैस होंगे, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ हुआ अनुबंध। भाई साहब खास ये है कि कोचीन शिपयार्ड के साथ ये जो है, इसको बनाने का ठेका किसको मिल गया है भाई साहब? ये कोचीन शिपयार्ड को मिल गया है। अब कोचीन शिपयार्ड इसको बनाएगा और ये 6 मिसाइल वाहक जहाज किसको देगा? तो हमारी जो नौसेना है, नौसेना को मिलेंगे ये जहाज। इन्हें आपको याद रखना है भाई साहब। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है आज की खास न्यूज। अगला न्यूज बेहद ही खास है दोस्तों। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार ने 11 समुद्री गश्ती युद्धपोतों के लिए भारतीय IDDM श्रेणी के तहत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के मध्य समझौता हुआ है भाई साहब। बेहद ही खास है। इसमें खास क्या है कि खास ये है भैया माफ़ कीजिएगा, खास ये है कि ये जो चीज़ें हैं ये सबसे पहले किसके तहत हो रही हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा है, तो ये हमारा जो है देश क्या हो रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है, ठीक है, आत्मनिर्भर हो रहा है। और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है खुद ही समुद्री गश्त युद्धपोत को बनाएंगे। और इसमें हमारा IDDM श्रेणी की जो है कौन बनाएगा? तो गोवा शिपयार्ड बनाएगा और कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर लोग मिलकर इसको बनाने वाले हैं। आगे बढ़े भाई साहब, देखते हैं क्या है। प्रथम मर्चेंट नेवी ध्वज धारण करने के साथ ही सप्ताह भर राष्ट्रीय समुद्री समारोह का किया गया शुभारंभ। अभी राष्ट्रीय समुद्री समारोह क्या है भाई साहब? तो आप जानते हैं कि जो भी हमारे तटीय राज्य हैं, इन तटीय राज्यों के जो हमारे मछुआरे भाई लोग हैं, उन मछुआरे भाई लोगों के कल्याण के लिए ये कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है भाई साहब। और ये पूरे सप्ताह भर उनकी देख कुशल क्षेम सभी इसमें जानेंगे दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है क्या कि भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत हरित विकास 2021 या हरित विकास 21वीं सदी के लिए महत्वाकांक्षी विजन आवश्यकता हेतु केरल के कुमारकोम में G20 शेरपा की द्वितीय बैठक की गई आयोजित। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि G20 की आप जान लीजिए कि अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो हमारा देश भारत कर रहा है। इसे आपको याद रखना है कि इंडिया जो है इसका अब की बार क्या कर रहा है, इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इसके साथ में और ज़्यादा जो महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे इंडिया में ये जो बैठकें होती हैं भाई साहब, इन बैठकों में
जो है इसी के तहत हम पूरी जो है अपनी जिम्मेदारी और हमारे देश में जो भी आगे चीज़ें आने वाली हैं, जो समस्याएं हैं, हम उसको पूरी दुनिया के सामने रखते हैं, जिससे कि उसका हमें निदान भी मिल सके भाई साहब। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला देखिए बेहद ही खास है, क्या है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की स्वर्ण पदक विजेता लवलीना बोरगोहन को असम सरकार देगी 50 लाख का इनाम। हिम्मत विश्व शर्मा ने कहा भाई साहब। अब ये क्या कहा इन्होंने, इनको देख लीजिए कि हिम्मत विश्व शर्मा कौन है। तो ये आप जानते हैं कि असम के क्या हैं, असम के मुख्यमंत्री जी हैं हिम्मत विश्व शर्मा। इन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, इन्हें क्यों याद रखेंगे, इसलिए याद रखेंगे, इन्होंने ये कहा है भैया कि जो हमारी महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहन है, इनको क्या मिलेगा, इनको 50 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। अब देखिए एक जमाने में जो कहावत होती थी भाई साहब, वो मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहूँगा, उसको आप जरूर एक बार सुनिए कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे बर्बाद। अब ये बताइए कि जो बच्चा इनकी उम्र का भी पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, जो इनकी उम्र का पढ़ाई कर रहा है, वो क्या 50 लाख रुपए भी देख पाएगा? वो क्या भी आज के 5 साल 10 साल बाद भी उसको देखना मुश्किल है। लेकिन अभी ये क्या हो गया है कि पढ़ोगे लिखोगे तो सबका अपना भैया क्षेत्र अलग अलग होता है, इसीलिए ऐसी चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इनको 50 लाख का इनाम मिलेगा और इनको एक जॉब भी मिलेगी, जैसा कि हमारी जो है हरियाणा सरकार दे रही है। भारत में जन्मे अजय बंगा बेहद ही महत्वपूर्ण भाई साहब, ये हमारे भारतीय मूल के हैं। कहाँ के हैं, तो ये भारतीय मूल के हैं, मतलब इनकी ये पैदावार कहाँ की है, तो ये जो है भारत के लोग हैं और ये अमेरिका में जाके बस गए हैं। अब ये क्या हो गए हैं, यूएसए वासी हो गए हैं और इनको राष्ट्रपति बाइडेन जी ने जो है नामांकित किया था वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बनाने के लिए और ये निर्विरोध अध्यक्ष बन रहे हैं। क्योंकि जब राष्ट्रपति बाइडेन ने नामित कर दिया तो किसी ने नाम ही नहीं लिया इनके खिलाफ में किसी को खड़ा करने का, तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बन रहे हैं हमारे अजय बंगा जी को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। देखिए अगली न्यूज़ क्या है, बांग्लादेशी ऑलराउंडर साकिब अल हसन T20 के इतिहास में सर्वाधिक 136 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। तो T20 इंटरनेशनल बहुत महत्वपूर्ण है भाई साहब, इसे आपको याद रखना है कि जो हमारा T20 इंटरनेशनल है इसमें साकिब अल हसन एकदम टॉप के हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऑलराउंडर हैं। ठीक है, ये बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं और भगवान इतने सारे गुणों से बहुत कम लोगों को जो सुशोभित करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ होगी आपके लिए कि इसमें क्या होगा खास, इसमें खास ये है भाई साहब रामनवमी के अवसर पर अयोध्या उत्तर प्रदेश में श्री राम लला के हवाई दर्शन की सुविधा का किया गया शुभारंभ। ये सुविधा क्या होगी भैया, तो ये जो सुविधा होगी कि आपको क्या है हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठाया जाएगा। ठीक है, आप हेलीकॉप्टर पे बैठेंगे और हेलीकॉप्टर पे बैठ के क्या करेंगे, श्री राम लला का दर्शन करेंगे। ठीक है, श्री राम भगवान का दर्शन करेंगे, पूरे मंदिर का दर्शन करेंगे। और ये जो है कहाँ हो रहा है भैया, तो आप सभी जानते हैं कि अयोध्या कहाँ पड़ता है, तो अयोध्या तो भगवान श्री राम की नगरी है और ये दुनिया जानती है कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो श्री राम जन्मभूमि रामनवमी के अवसर पर कल अच्छे से मनाया गया। और आप भी दर्शन करना चाहें तो ये जान लीजिए कि इसके लिए आपको पैसा भी देना पड़ेगा, फ्री ऑफ कास्ट नहीं है। इसमें 3000 रुपये प्रति व्यक्ति जो है लगेगा और इसमें आपको क्या है हवाई दर्शन कराया जाएगा श्री रामलला के। बिल्कुल हेलीकॉप्टर में बैठने का आनंद भी ले लीजिए और 3000 रुपये किराया भी लगेगा भाई साहब, तो इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और क्या है खास, इंडियन एक्सप्रेस ने 2023 में सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची जारी की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे शक्तिशाली भारतीय। तो भाई साहब भारत के प्रधानमंत्री हैं और शक्तिशाली ना हो तो बहुत गलत बात होगी। तो पीएम मोदी कौन है भैया, पीएम मोदी हमारे भारत के प्रधानमंत्री, इनकी रैंक फर्स्ट है। अगर सेकंड रैंक की बात किया जाए तो सेकंड रैंक पे हमारे गृह मंत्री जी हैं। कौन है भैया, तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है, गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी की सेकंड पोजीशन है, इसे भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, परीक्षा हाल में अगर आप जा रहे हैं भाई साहब तो कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए डेली आपको हमारे साथ करंट अफेयर देखना है। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो MCQ आ रहे हैं वो बिल्कुल आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे कि ये जो है कहाँ की सरकार ऐसी घोषणा कर रही है, ये आपको इसका उत्तर बताना होगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या है। दोस्तों हाल ही में विश्व चैंपियन बॉक्सर नीतू घनघस व स्वीटी बुरा को किस राज्य सरकार ने B ग्रुप की नौकरी, आप लोग तैयारी कर रहे हैं C ग्रुप का और यहाँ देखिए कि खेलने के बाद सीधा खेलो और B ग्रुप की नौकरी पाओ। तो भैया खेल में भी बहुत ज़्यादा मेहनत है, इतना आसान तो है नहीं कि बस सीधे आप निकल लिए बैट बॉल लेके और बहुत बड़े खिलाड़ी बन गए। 140 करोड़ की आबादी है। तो ये बताइए
बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। और अगर बॉक्सर भी बनेंगे तो मुक्का खाना पड़ेगा, ठीक है, कितना मुक्का खाया होगा इन लोगों ने, तब ये नीतू जो है और स्वीटी घनघस ये कहाँ की हैं भैया, तो हमारे हरियाणा की हैं। कौन, स्वीटी भूरा और नीतू घनघस। इनको क्या मिलेगा भैया, तो इनको बी ग्रुप में नौकरी मिलेगी और 40-40 लाख रुपए जो है इनको पुरस्कार भी मिलेगा। ये घोषणा किसने किया है, तो ये घोषणा हरियाणा के जो सीएम साहब हैं उनका नाम हमें बताइए, तो मनोहर लाल खट्टर जी जो हैं उन्होंने ये घोषणा किया है। इसे भी थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े भाई साहब, देखिए आइए अब लल्लन टॉप फैक्ट देखते हुए चलिए। और ये सभी परीक्षाओं के लिए जो है अति महत्वपूर्ण है, आपके एकदम एग्जाम में जो है जो आने वाला है एकदम परीक्षा के पैटर्न के रूप है। और स्पेशली हम इसको सीजी सब इंस्पेक्टर मेंस परीक्षा के लिए टारगेट करके चल रहे हैं कि जो अभी सिलेबस आया है उस सिलेबस से जो है हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। आपको खाली मैथ कहीं और पढ़ना पड़ेगा और डेली हमारी करंट अफेयर की क्लास देखिए। और इसके बाद भाई साहब हिंदी की जो महत्वपूर्ण क्लासेस आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, काव्य के भेद, ठीक है। तो काव्य के भेद आप देखेंगे ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि खंड काव्य क्या होता है, प्रबंध काव्य क्या होता है, सब कुछ अगर आपको समझना है तो आप चैनल पे बिल्कुल फ्री आप कास्ट देखिए, कुछ भी आपको कोई पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हम क्वालिफाई करके दिखाएंगे, इसकी गारंटी आपको देते हैं, ठीक है। आइए देखिए क्या है आज की ये खास खबर में कि भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख कहाँ किया गया, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 5 से 8 तक में क्या कहा गया है, इसमें जो है 4 वर्गों का उल्लेख किया गया है। क्या कहता है अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 ये कहता है भाई किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अगर आप जाते हैं और यूएसए की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी स्वतः ही खत्म हो जाएगी। इसमें क्या आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि जो है नागरिकता को लेकर ये अगर आपने जो है सीजी सब इंस्पेक्टर का सिलेबस उठा के देखा हो तो पहले ही नंबर पे लिखा है नागरिकता, ठीक है। जब आप नागरिकता भारतीय संविधान में देखेंगे तो ये नागरिकता से हम सीधे प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख कहाँ है, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। 5 से लेकर अनुच्छेद 8 तक नागरिकों को 4 वर्गों का उल्लेख किया गया है, ये इतना ही आपको याद रखना है। और अनुच्छेद 9 ये कहता है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता, एकदम इसमें स्टार लगा लीजिए, ये पूछा जाएगा, ठीक है, एकदम स्टार लगाइए, ये पूछा जा रहा है आपसे कि अगर क्या होगा कि आपकी विदेशी नागरिकता क्या होगी, खत्म हो जाएगी। कब खत्म हो जाएगी, जब आप किसी दूसरे देश की नागरिकता जाकर ले लेते हैं, यूएसए की नागरिकता ले रहे हैं, जाके ब्रिटेन की नागरिकता ले रहे हैं, कहीं की भी नागरिकता आप ले रहे हो तो आपकी नागरिकता भारत वाली क्या हुई, खत्म हो जाएगी। आगे देखिए दोस्तों, ऐसे मौलिक अधिकार अति महत्वपूर्ण है और एग्जाम में कितनी बार आया है ये जो है आप एक बार जो है पेपर उठा के देखिए कि पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। ऐसे मौलिक अधिकार जो मात्र मूल भारतीयों को प्रदान किए जाते हैं, कौन कौन से, अनुच्छेद 15 ये कहता है कि धर्म, मूल, जाति, वंश, लिंग के स्थान पर कोई भेदभाव विभेद नहीं किया जाएगा। ये जो है खाली किसको मिलेंगे, ये हमारे मूल भारतीयों को मिलेंगे, जो हमारे मूल इंडियंस हैं उनको ये अधिकार प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। अनुच्छेद 16 ये कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी। दोस्तों अवसर की समानता तो होती है लेकिन कुछ शर्तों पर जो आरक्षण दिया जाता है तो वो आरक्षण की भी व्यवस्था है, वो भी इसी में जो है समाहित होगा। आप जानते हैं कि 16 इसी में एक कंडिका जोड़ी गई, 16 6 या 5 ऐसे कुछ करके है भाई साहब, उसी में आपको क्या मिला है, EWS वाला जो पावर मिला है वो इसी में मिला है। इसे आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये एग्जाम के लिए आपके बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। और अनुच्छेद 19 ये कहता है, क्या कहता है भाई साहब, कि विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन, विचरण और निवास और संघ बनाने की स्वतंत्रता आपको है। ये किसको है, तो ये खाली इंडियंस को है। अगर आप विदेशी हैं तो आपको ये जो है आज़ादी नहीं मिल पाएगी। इसे आपको थोड़ा सा दिमाग में और ध्यान में बैठा के ही रखना है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, और क्या है ऐसे मौलिक अधिकार। अब इसमें देखिए इसमें कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, इसमें 4 मौलिक अधिकार आपको याद रखना है। कौन कौन से मौलिक अधिकार, ये 4 मौलिक अधिकार आपके हो जाएंगे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, ठीक है। यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिएगा कि 15, 16 और 19 ये किसको प्राप्त होते हैं, ओनली हमारे इंडियंस को प्राप्त होते हैं। आगे देखिए इस स्लाइड से आपको क्या मिलेगा कि अनुच्छेद जो 29 है, अनुच्छेद 29 ये कहता है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार है। अगर आप किसी जो है दूसरे देश से आए हैं और यहाँ कहें कि नहीं ये मौलिक अधिकार है भारत के संविधान में हमको भी चाहिए, तो भाई साहब आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप इंडियंस हैं और अल्पसंख्यक भी हैं तब भी आपको ये अधिकार मिलेगा, ये हमारा संविधान आपको पावर देता है। अनुच्छेद 30 में कहा गया अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण हेतु रुचि
की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने और प्रबंधन करने का अधिकार होगा। ये अधिकार भी खाली किसको मिलते हैं? ये अधिकार भी खाली हमारे इंडियंस को ही मिलते हैं। इन्हें भी थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए अनुच्छेद 84 क्या कहता है? अनुच्छेद 84 ये कहता है भाई साहब कि संसद की सदस्यता या राज्य विधानमंडलों की सदस्यता की जो अहर्ता है उसी के लिए आपको क्या है कि भारत का नागरिक होना आवश्यक है। ये आप पढ़ते हैं, राष्ट्रपति भी बनना चाहें, लोकसभा का आप सांसद या विधायक जो भी बनना चाहें तो भारत का नागरिक होना आवश्यक है। और इसी क्रम में आपको याद रखना है क्या, जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत जो मतदान करने का अधिकार है वो भी आपको जो है केवल भारतीयों को मिलता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। तो आपने जो है इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें देखा, ये लल्लन टॉप फैक्ट्स थे और ये नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, इन्हें आपको याद रखना है। तो अनुच्छेद 15, 16, 19 और उसके बाद 29, 30 ये जो है मौलिक अधिकार क्या है, ये खाली भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशियों के मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। इसे आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो ये जो है अधिकार किसको प्राप्त होंगे? खाली हमारे इंडियंस को मिलते हैं और बाहरी देशों वाले को नहीं मिलते। हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट लल्लन टॉप क्वेश्चन छप रहा है आपके एग्जाम में। आप छत्तीसगढ़ में कोई भी परीक्षा दिलाने जा रहे हैं तो ये आपके एग्जाम में आ रहा है, चूंकि ये एकदम अभी नवीन नियुक्ति है और कल ही ये नियुक्ति हुई है, तो आप इसको देख लीजिए। क्या है भाई साहब कि जो रमेश चंद्र सिन्हा जी हैं इनको क्या किया गया है? इनको छत्तीसगढ़ का क्या नियुक्त किया गया है? तो जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है बिलासपुर हाई कोर्ट का। और बात किया जाए दिनेश चंद्र शुक्ला की, तो दिनेश चंद्र शुक्ला वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। और अरूप गोस्वामी कौन है? तो भैया ये रमेश सिन्हा जो स्थान ले रहे हैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर के जो है उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश का, इससे पहले किसका? अरूप गोस्वामी थे। और अरूप गोस्वामी के बाद अब कौन बन गए हैं? तो रमेश सिन्हा छत्तीसगढ़ के क्या होंगे? जो है मुख्य न्यायाधीश होंगे। इसे आपको थोड़ा सा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अम्ल का स्वाद। अब ये देखिए एकदम परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और आपके एग्जाम में फिर से टपक रहा है, ठीक है। एकदम देखो कि टपकेगा, ठीक है। क्या होगा? आपके पेपर में टपक रहा है, ठीक है। कैसे टपकेगा हम बताते हैं। अम्ल का स्वाद पूछ लिया जाता है, क्या होता है बता दो? खट्टा होता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्या कर देता है? ये अम्ल कर देता है। और अम्ल का जो पीएच मान होता है वो हमेशा 7 से कम होगा, इसीलिए आपको इसको ध्यान देना है। और ये स्टार लगा के रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके एग्जाम में आ रहा है। दोस्तों परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और सीजी व्यापम के बिल्कुल बहुत लविंग ये जो है उनके क्वेश्चन हैं। आगे देखिए भाई साहब, बेहद ही है खास पूरी क्लास। दोस्तों अभी भी चैनल पे को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और थोड़ा सा आपको जो है एक काम करना है कि एक टारगेट मैं आपको देता हूँ कि आपका टारगेट है, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो अपने कम से कम एक दोस्त के साथ इसको क्या कीजिए, इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। अपने किसी एक दोस्त के साथ इस क्लास को शेयर करेंगे तो हम ये मानेंगे कि हाँ आपने हमारे लिए भी कुछ किया, क्योंकि हम आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण क्लासेस डेली लेकर आते हैं, ठीक है। अब ये देख लीजिए आप, अम्लीय वर्षा को सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। एकदम स्टार लगाइए, पूछा गया और फिर ये आपके एग्जाम में टपक रहा है। अम्ल वर्षा में क्या होता है भैया? तो नाइट्रिक अम्ल होता है, इसे भी आपको याद रखना है। पूरी क्लास शानदार है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपको छोड़ना पड़ जाए या कि वीडियो को स्किप करना पड़ जाए, ठीक है भाई साहब। आगे बढ़ें, बेहद ही महत्वपूर्ण है। देखिए अगला क्या है, भारत में उच्चतम न्यायालय कब अस्तित्व में आया? चूंकि बात न्यायालयों की हो रही है तो उच्चतम न्यायालय कैसे छूट जाए, हम आपको इसी सेशन में बता रहे हैं। उच्चतम न्यायालय की सारी बातें अभी आप तुरंत जान जाएंगे, ठीक है। भारत में उच्चतम न्यायालय कब अस्तित्व में आया? तो चलिए इसको हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि उच्चतम न्यायालय जो अस्तित्व में आया 28 जनवरी 1950 को। जैसे हमारे देश को आज़ादी मिली है, देश को आज़ादी मिलने के बाद जो है 28 जनवरी 1950 को क्या है, उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आ गया है। क्योंकि 26 जनवरी को आप जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं और इसी गणतंत्र दिवस के बाद 28 जनवरी से उच्चतम न्यायालय जो है कहाँ आ गया है, अस्तित्व में आ गया है, ठीक है। आगे बढ़े भाई साहब, देखिए अब उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण ललन टॉप फैक्ट भी हम आपको बताएंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है? बेहद ही महत्वपूर्ण है, चलिए बताइए। और आप स्टार इसमें लगाइए और आप बताइए प्रश्न आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए जो है उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद में 124 नंबर आर्टिकल ये कहता है कि भारत में एक उच्च न्यायालय होगा, उच्चतम न्यायालय होगा। ये आर्टिकल 124 कहते हैं। 126, 129, 143 क्या होता है इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई साहब, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो लोग बहुत प्यार से धीरे से कहते थे, क्या कहते थे? 1 4 3। 1 में क्या होता है? आई होता है, और लब में 4 गिनती होती है, और यू में कितना होता है? 3 होती है। तो ये जो आई लव यू कहते थे, ये आई लव यू कौन करेगा? ये आई लव यू
राष्ट्रपति महोदय कर रहे हैं किसके साथ में, ये इनका इनका प्रेम हो जाता है राष्ट्रपति महोदय का जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके साथ में। और जो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का पावर है ये यही आई लव यू देता है, ठीक है। इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो आई लव यू आपको यहाँ दिख रहा है भाई साहब, ये 143 में क्या होता है, राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। ये संविधान में जो है वो वर्णित किया गया है। हम आपको तदर्थ न्यायालय के भी बारे में बताएंगे। एकदम आइए लल्लन टॉप फैक्ट्स में देखिए, कुछ भी नहीं छूटेगा भाई साहब। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 124 ये प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान 124 में है। और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश सपोज दैट नहीं है या तो उनके स्थान पे कार्यकारी जो मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 126 के तहत होती है। दोस्तों 129 में यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसे आपको ध्यान देना है। अनुच्छेद 129 में पूछा गया है, एकदम स्टार लगाइए भाई साहब, एकदम स्टार लगाइए, पूछे गए प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति जो है ये 143 देती है। और 143 क्या होता है, आई लव यू आप जब पूरा देखेंगे ना तो आई में एक अक्षर है LOVE आप देख लीजिए और यू देख लीजिए, तो ये 143 हुआ कि नहीं हुआ, ये 143 हो गया। और राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से भाई परामर्श आप किसको दोगे, जिससे आपको प्रेम होगा उसी को दोगे, कोई जिससे आपकी झगड़ा हुई हो और उसके पास आप चले जाइए, हाँ भाई बताइए कि हमारी खेती अब की बार कैसी हो रही है, धान की फसल कितनी होगी, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। क्योंकि आप सीजी सब इंस्पेक्टर वाली क्लास देख रहे हैं और आप हिंदी वाली क्लास में भी जरूर आइएगा, ठीक है। आज हम आपको काव्य पूरा पढ़ाएंगे, काव्य में सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। उसके बाद हम अलंकार ले आ रहे हैं, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं ये क्या होते हैं, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय संबंधित प्रावधान कहाँ किए गए हैं, तो 124 से 147 तक किए गए हैं दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, बेल आइकन आप दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो जैसे अपलोड होगा तो आपके पास सूचना सीधे पहुंच जाएगी, ठीक है भाई साहब। और ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर क्या कि भारत के राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किस अधिकारी, इसमें ये पावर कहाँ दिया गया है उनको कि भाई जो है राष्ट्रपति करेंगे। तो 124 ये 2 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हों, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो इनकी नियुक्ति हमारी प्रेसिडेंट महोदया भी करेंगी। कौन है भैया, तो हमारी प्रेसिडेंट कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू को आपको याद रखना है, ये दिमाग से इनको भुलाना नहीं है और इनको हमेशा याद करके ही चलना है, ठीक है। आगे देखिए 16 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अति महत्वपूर्ण है भाई साहब, ये जो है क्लास आपको बिल्कुल याद रखना है। 16 दिसंबर को हम मनाते हैं विजय दिवस। क्यों मनाते हैं, क्योंकि आप जान लीजिए, हम इसके बारे में पूरी आपको बताते हैं कि जो पूर्वी पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान में को ही बांग्लादेश कहते हैं और बांग्लादेश को हमने क्या किया था, आज़ाद कराया था। और ये 16 दिसंबर वही तारीख है जब पाकिस्तान के 90,000 से ज़्यादा सैनिक और उसके जनरल ने हमारे सामने क्या कर दिया था, सरेंडर कर दिया था, ठीक है, आत्मसमर्पण किए थे। और उसी आत्मसमर्पण को लेकर जिसमें बांग्लादेश का गठन हो गया और शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में ये जो आंदोलन चल रहा था, आप जानते हैं शेख हसीना के जुल्फों वाली के पापा हैं ये, ठीक है, शेख हसीना जुल्फों वाली के पापा हैं जो है। और उनके नेतृत्व में उन्होंने जो है एक ऐसा लेक्चर दिया कि शेख मुजीबुर रहमान के लेक्चर को विश्व विरासत दस्तावेज में शामिल किया गया है, इसे भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। ये शेख मुजीबुर रहमान वही हैं। विजय दिवस जो है 16 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। क्योंकि आपके सिलेबस में है कारगिल वगैरह। मजदूर दिवस आपको कब मनाते हैं, तो मजदूर दिवस आप जानते हैं कि 1 मई को मनाया जाता है, विश्व मजदूर दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और योगा डे कब मनाया जाता है, तो योगा डे मनाया जाता है 21 जून को, इसे भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। और अगर इसमें कुछ जो है और आपके फॉल्ट या कि इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए, ठीक है भाई साहब। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए, आपके एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा ये बताइए, और हम बता रहे हैं कि आने वाला है, ठीक है, एकदम छपेगा। विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है, अगर आप जान लीजिए अप्रैल महीने में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो गया तो आपसे पूछेगा कि अब जो है मौसम दिवस कब मनाया जाता है, तो बता दीजिएगा विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाते हैं, 21 मार्च को मनाते हैं। और विश्व वन दिवस कब मनाते हैं, 3 मार्च को मनाते हैं। क्योंकि सीजी सब इंस्पेक्टर में पर्यावरण पारिस्थितिकी भी है, इसलिए इन चीज़ों को आप डेली रिवाइज और देखते हुए चलते रहिए। और चैनल पे दोस्तों
आपको डेली क्लासेस देखना है और अपने एक से दो दोस्तों में आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने एक से दो साथियों में इस जो है क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं और कमेंट करके बताइए कि क्लास की जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है, इतने महत्वपूर्ण कंटेंट बेहद ही शानदार है। विश्व विरासत संधि कब हुई थी ये आपको बताना है एकदम आज का ललन टॉप। देखिए, यूनेस्को द्वारा घोषित किए जाने वाले जो वन क्षेत्र हैं, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक आदि को जो विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया जाता है, इसके लिए विश्व विरासत संधि हुई थी 1972 में। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े भाई साहब, बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। देखिए, रामसर समझौता। अब ये रामसर समझौता क्या है भाई साहब? जो आर्द्र भूमियां हमारी होती हैं रामसर साइड, ये रामसर क्या है? तो रामसर ईरान में स्थित एक जगह है, यहीं पर रामसर समझौता हुआ था। और उसी रामसर समझौता में जो हमारी वेटलैंड होती हैं, जो हमारी वेटलैंड्स होती हैं, उन्हीं वेटलैंड्स के विकास के लिए ये जो है समझौता 1971 में हुआ था और ये 1972 में लागू है। रामसर समझौता कहाँ पे हुआ था? तो ईरान में हुआ था। किस लिए हुआ था? तो हमारी जो वेटलैंड्स होती हैं उनके लिए हुआ था। इसे आपको थोड़ा सा याद रखना है। आगे बढ़े भाई साहब, ये देखिए, हाल ही में भारतीय सेना को एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट G7 एकदम लल्लन टॉप है भाई साहब, एग्जाम में आ रहा है। देखिए क्या है, आपके लिए आ रहा है GSAT-7B। ठीक है, तो ये GSAT-7B के बारे में आपको बताना है। ये रक्षा मंत्रालय द्वारा किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है कि भाई एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये हमारी जो है टारगेट क्या है भाई साहब, इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। टारगेट क्या है कि आर्मी के पास अब अपना खुद का सैटेलाइट होगा। ठीक है, खुद का सैटेलाइट होगा और ये वही है, भारतीय सेना को एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-7B उपलब्ध कराने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, समझौता किया गया है। तो हमारा खुद का सैटेलाइट होगा और इसको करेगा कौन? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड करेगा। आप जो है सीधे इसरो देखने के बाद टिक लगाने की गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या है, ये न्यू स्पेस लिमिटेड कर रहा है, जो है क्या करेगा, ये एडवांस्ड कम्युनिकेशन जो है सैटेलाइट GSAT-7B ये जो उपलब्ध कराएगा। दोस्तों, इसरो का फुल फॉर्म आप जानते हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और नासा क्या है? नासा ये अमेरिका की जो है अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो उसको नासा आपको याद रखना है। ठीक है, क्लास कैसी लग रही है? एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए अगर अच्छी लग रही हो भाई साहब। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस चावल को GI टैग मिला है? एकदम लल्लन टॉप भाई साहब, सब इंस्पेक्टर में छपेगा और एकदम 100% छपेगा। क्योंकि ये जो धमतरी जिला आप देख रहे हैं, ये धमतरी जिले का जो है हमारा नगरी दुबराज है। अब आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के अगर आप हैं तो आपको पता होगा कि जो नगरी दुबराज है, इसको क्या सिहावा नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो सिहावा जो नगरी कहा जाता है, ये सिहावा नगरी वहीं पे पड़ता है। इसे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि सिहावा नगरी से कहा जाता है। और ये जो नगरी वाला क्षेत्र है, ठीक, ये सिहावा नगरी कहाँ पड़ेगा? धमतरी जिले में पड़ेगा। और यहीं के जो चावल है, इसी चावल को क्या दिया गया है? GI टैग मिला है नगरी दुबराज को। आप देखिए, इससे पहले हमारे छत्तीसगढ़ के जीरा फूल को भी GI टैग मिल चुका है। GI टैग का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? तो GI टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसे आपको याद रखना है। लागू कब से है? तो 2004 से लागू है। पहली बार किसे मिला था? दार्जिलिंग की जो चाय है भाई साहब, 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था हमारा GI टैग पहला वाला। और अभी हाल ही में जो है यूरोपियन यूनियन का GI टैग किस चाय को मिला है? तो जो हमारे हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा पड़ता है, इसी कांगड़ा वाले रीजन में जो है कांगड़ा चाय को क्या मिला है? यूरोपीय यूनियन का जो है GI टैग मिला है। इसे भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रसगुल्ला का जो है GI टैग किस राज्य के पास है भाई साहब, इसके लिए जो है कई राज्य तो आपस में लड़ गए थे कि नहीं ये हम लेंगे, तमिलनाडु बोल रहा था, उड़ीसा बोल रहा था हम लेंगे। आखिर में उड़ीसा का रसगुल्ला को मिल चुका है GI टैग। इसे आपको याद रखिएगा। आप छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ के लिए तो आप जान ही रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के जीरा फूल को और नगरी दुबराज ये दोनों हमारी चावल की किस्में हैं और छत्तीसगढ़ को इसलिए धान का कटोरा कहा जाता है। CG सब इंस्पेक्टर के लिए एकदम परफेक्ट क्लास है, आपको डेली अटेंड करना है। और चैनल पे आप देखिए, अगर आप पढ़ें तो आपको हमने महाकाव्य, खंड काव्य जो है ये काव्य की पूरी परिभाषा हमने पढ़ाया है हमारे चैनल पे प्रियंका मैम के द्वारा। आप उसे जरूर देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण वो जो है क्लास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्या है महत्वपूर्ण, इसे भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। दोस्तों, अब हम सीधे साइंस में एंटर करते हैं और देखते हैं क्या है आज की महत्वपूर्ण साइंस की जानकारी। चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, एकदम छाप लीजिए, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चूने के पानी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लिटमस सॉल्यूशन जो है एक बैगनी डाई है और जिसे शैवाल से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कि लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है? ये लिटमस सॉल्यूशन ये बैगनी डाई जो होती है किससे प्राप्त करते हैं? तो शैवालों से प्राप्त करते हैं। इसे आपको याद रखना है।
दोस्तों अब ये क्षारीय जो धातु होती है ये इतनी नरम होती है, एग्जाम में आया है भाई साहब, इसीलिए हमने यहाँ पर लिया है कि इन्हें अगर चाकू से काटा जा सकता है। लोग कहते हैं यार धातु है इसको चाकू से काट सकते नहीं, तो भाई लोहा को चाकू से कैसे काटेंगे? तो भाई बड़े बड़े लोहा क्या पूरा ट्रैक्टर ट्राली ट्रेन तक कट जा रही, कबाड़ी वाले काट देते हैं, नहीं जानते हैं क्या? तो ये क्षारीय धातु है, इसको आप चाकू से भी काट सकते हैं, थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना है। अगला देखिए भाई साहब कि साल 2023 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है, ये लीजिए बताइए कि किसके पास है। तो हम जो है कि अगर इंडोनेशिया कहें तो शायद गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं गलत होगा। इससे पहले इंडोनेशिया के पास थी 2022 वाली, और 2023 में किसके पास है? तो ये हमारे भारत के पास है, इसे आपको याद रखना है। 2022 में इंडोनेशिया से हमने चाबी ली थी, और अभी भारत जो है क्या है, G20 का अध्यक्ष है। अगर आपसे पूछ लिया जाए संघाई सहयोग संगठन SCO जो होता है, संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक राजधानी कौन है? तो हमारे जो है मोदी जी की नगरी वाराणसी पहली सांस्कृतिक राजधानी है, और यहीं पे दुनिया का पहला अर्बन रोपवे, ठीक है, दुनिया का पहला अर्बन रोपवे विकसित किया गया है। एकदम ऐसे 2 रास्ता लगे रहेंगे, और उसमें आपको ऐसे लटक लटक के बैठ के और धीरे धीरे वो गाड़ी रास्ता लेके आपको आगे बढ़ जाएगा। तो ये 3.5 किलोमीटर के समथिंग है रोपवे, ये बनारस में शुरू किया गया है, इसे आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। G20 की अध्यक्षता 2023 में भारत कर रहा है, ठीक है। निम्न में से कौन सी रचना छत्तीसगढ़ी रचनाकार पालेश्वर शर्मा की नहीं है? अब आप बताइए कि आपके सिलेबस में यह है कि नहीं। सीजी सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में है छत्तीसगढ़ के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, तो ये उनकी रचनाएं आप देख लीजिए। बताइए पालेश्वर शर्मा की कौन सी रचना नहीं है? तिरिया जन्म झन देवे, एकदम बताइए, बिल्कुल इन्हीं की रचना है। सुसक झन कुर्री सुरता ले, ये भी पालेश्वर शर्मा की है। और गोरसी के गोठ किसकी है? ये भी पालेश्वर शर्मा की है। और अगर पूछ लिया जाए भाई साहब, यहाँ पे जो दिख रहा है कि श्यामलाल परमार को आप जानते हैं क्या? तो ये श्यामलाल परमार की रचना है पर्रा भर लाई, आपको याद रखना है। ये जो है गोरसी के गोठ, सुसक जन खुररी सुरताले, तिरिया जन्म जे, ये पालेश्वर शर्मा ने इसको लिखा है, इसे आपको याद रखना है। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ये प्रश्न क्या है एक बार फिर से देख लीजिए कि पालेश्वर शर्मा की नहीं है। कौन सी छत्तीसगढ़ी रचना पालेश्वर शर्मा की नहीं है? तो ये तीनों तो हैं, यही जो पर्रा भर लाई ऑप्शन 4 में दिया गया है, ये इनकी रचना नहीं है। इसे भी दिमाग में बैठा के चलना है आप सभी को, ठीक है। और आगे देखिए, महाकवि कालिदास द्वारा रचित बेहद ही महत्वपूर्ण कितनी बार परीक्षा में आया है कि मेघदूत जो है इसका अनुवाद मुकुटधर पांडे द्वारा किया गया था। एकदम स्टार लगाइए, याद रखने की कोशिश करिए, नहीं तो अपने कॉपी में लिख लीजिए। छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार कौन है? बंशीधर पांडे को माना जाता है। हीरू की कहानी इनकी रचना है, 1926 में इन्होंने किया था। तो प्रथम कवि जो है नरसिंह दास वैष्णव है, और इनकी कविता का नाम है शिवायन। ये एग्जाम में आया है, CGPSC ने तो इसको एकदम बार बार जब मन आता है तभी पूछ लेता है कि शिवायन को किसने लिखा है। हम तो 2-3 बार जो है पेपर आप उठा के देखिए, ये शिवायन मिल जाएंगे, ठीक है। और शायद 2014-15 वाले PSC में आया भी है, ठीक। आगे बढ़ें, देखिए ये क्लास एकदम महत्वपूर्ण है, और आपको फिर से मैं बताना चाहूँगा कि आप छत्तीसगढ़ की किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो ये क्लास डेली करंट अफेयर एकदम स्टैटिक जी के पूरे इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है भाई साहब। आप लोग इसको डेली क्लास को देखिए, और हमारा जो निवेदन है कि लोगों में थोड़ा सा शेयर जरूर कीजिए ये इन क्लासेस को। देखिए छत्तीसगढ़ की प्रथम कहानी कौन है भैया? तो यही कहानी है अपनी सुरही गैया के लेखक कौन है? सीताराम मिश्र जी। और इसी सीताराम मिश्र जी की कहानी सुरही गैया को क्या है, ये छत्तीसगढ़ की प्रथम कहानी मानी जाती है। ये दिमाग में बैठा के रखना है दोस्तों। नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क में लाई गई मादा चीता सियाया ने 4 शावकों को जन्म दिया। भाई साहब आप जानते हैं कि अभी हाल ही में एक शावक क्या हो गई थी? एक शावक की डेड हो गई थी, एक शावक क्या हो गई थी? मर गई थी। और जब वो मर गई थी तो उसके बदले में ये 4 शावक को जन्म दिया है सियाया ने। इनको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये भाई साहब अभी जन्म दिया कहाँ पे है? तो ये जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ेगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पे सियाया ने क्या किया है? जो हमारी शेरनी है वो 4 शावकों को उसने जन्म दिया है। अब चलिए थोड़ा सा छत्तीसगढ़ी मुहावरे के बारे में बात कर लीजिए, चूंकि हिंदी आपकी उसमें है और जो है छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे भी आपको इसमें बताने हैं, ठीक है। चलिए कौन बता रहा है इस छत्तीसगढ़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चलो बताइए। दूर देश तोर मैके, गांव गांव ससुरार, और गली गली तोर घनी ठाढ़े, घर घर परिवार। ये मुहावरे और लोकोक्ति क्या अर्थ हो? नाई क्या है, डाकिया है, या बिजली है? इनमें से कोई नहीं भाई साहब। तो दूर देश तो मैके, गांव गांव ससुरार, और गली गली तोर घनी ठाढ़े, घर घर परिवार। इस मुहावरे का जो अर्थ है भाई साहब, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? इस मुहावरे का अर्थ बिजली हो जाएगा। ऐसे बीच बीच में आपको ये सारी चीज़ें भी हम आपको रिवाइज कराते रहेंगे, जिससे आप भूल नहीं पाएंगे दोस्तों। ये
अति महत्वपूर्ण है। एक बार तो लोग जो है इसको कंफ्यूज हो जाएंगे, आखिर में ये है क्या भाई साहब। बनले लाने बेंदरी होकर छेदे कान और दूध भात जेवन करे फेंक दे मैदान। तो भाई साहब बन से लाने बेंदरी, अब बेंदरी से आपको मंकी नहीं समझना है, जो कि बेंदरी मतलब बंदर, या बंदर मत समझिए आप। जो है जंगल से क्या लाते हैं, तो जो पीपल का पत्ता या तेंदू पत्ता, जो बड़े बड़े चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं उनको ले आते हैं। और जो आज आप कल प्लेट देख रहे हैं ये हमारे पुराने ज़माने का प्लेट है, ठीक है। ये पत्तल को कहेंगे भाई साहब। पत्तल और दोना जो होता है ये किसका बनता है, ये पत्ते का बनता है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बन। कहाँ से लाते हैं भैया, उसको जंगल से लाते हैं इन पत्तल को, और उसका छेद छेद के उसको क्या करते हैं, पत्तों को जोड़ जोड़ के क्या बना देते हैं, पत्तल बना देते हैं। और फिर बैठ के इसमें दाल रख लेंगे, इसमें चावल रख लेंगे, इसमें चटनी रख लेंगे, इसमें अचार रख लेंगे, और बैठ के भाई साहब मुस्कुराते हुए क्या है, दबाएंगे भाई साहब, ठीक है, मतलब खाएंगे। और एक चीज़ है जो दबाने के नाम पर जो है यहाँ छत्तीसगढ़ में मुकदमा हो गया था, तो दबा बल्लू। तो भाई साहब ऐसा कुछ भी किसी को नहीं कहना है, ठीक है। बनले लानो बेंदरी होकर छेदे कान और दूध भात जेवन करें फेंक दे मैदान। तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा पत्तल एवं दोना, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और आगे बढ़ते हैं, क्या है अगला मुहावरा, एक सींग के ऐसन गाय जत के पाए तत के खाए। क्या बात है भाई साहब, ये आपको बताना है। ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ ये एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको हम ऐसे फर्जी पढ़ा रहे हैं, ये एग्जाम में आए हुए हैं और सब इंस्पेक्टर में पूछे जाएंगे, ठीक है। एकदम यहाँ से प्रश्न आ रहा है, ठीक। आपको हिंदी में 125 नंबर प्लस इंग्लिश के 75 नंबर, 200 का टारगेट हमारा है। और जीएस भी आपको इसी क्लास से हम कंप्लीट कराएंगे। आपको मैथ रीजनिंग कहीं और थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कर लीजिएगा, क्योंकि इतना समय नहीं मिल पाता, नहीं तो हम उसको भी कराएं। और अभी उसके लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मौजूद है, नहीं तो हम आपको मैथ्स वाली क्लासेस भी जरूर लेकर आते आपके लिए, ठीक है भाई साहब। एक सींग के ऐसन गाय जत के पाए तत के खाए, मुहावरे का अर्थ है क्या होता है भैया, जाता होता है, ठीक है। जाता से मतलब क्या होता है, आप देखते हैं कि जो आटा वाली चक्की होती है, तो पुराने ज़माने में क्या है, हर घर में जांत होता था। और उसमें क्या है, गेहूं को आप डालोगे उसमें ना, तो और उसको ऐसे बैठ के घुमाते रहो, तो चक्री में यहाँ जो आप डालेंगे तो आटा यहाँ बगल से गिरता रहेगा। तो ये वही है भाई साहब। अब तो आप समझ गए होंगे ना इस प्रश्न का सही उत्तर, कि जांता एवं जतरी, जांता बड़ा होता है, जतरी क्या होता है, छोटी होती है। इसे आपको याद रखना है। तो एक सींग के, अच्छा इसमें क्या होता है, ये जो जांता होता है इसमें यहाँ पे ऐसे ये लगा रहता है। अब इसी को पकड़ के क्या है, आप इसको घुमाएंगे तो इसके बीच में जो है क्या है, वो ऊपर भी पत्थर और उसके नीचे भी पत्थर, तो दोनों पत्थर आपस में जब रगड़ेंगे तो आटा क्या हुआ, जो भी उसके अंदर डालेंगे वो पीस के बाहर निकालता हुआ जाएगा। यही है इस मुहावरे का सही अर्थ, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 3.5 किलोमीटर अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न है भाई साहब, कि 3.85 किलोमीटर देश का पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे कहाँ पे बनाया गया है। तो हमने आपको अभी बताया था कि बनारस में बनाया गया है। बनारस क्या है भैया साहब, भाई साहब, तो बनारस जो है नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, इसे आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। विशाखापट्टनम की बात करें तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने का निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि आप अमरावती को ही बनाइए। प्रयागराज आप क्या है, अतीक अहमद से, इसको जरूर याद रखिएगा। अभी प्रयागराज हाई कोर्ट ने उनको क्या किया है, उम्र कैद की सजा सुनाई है, ठीक है। आगे बढ़ें, और भोपाल क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी तो आप जानते ही हैं भोपाल है, ठीक। आगे बढ़ें भाई साहब, देखिए एशिया के 50 बेस्ट रेस्टोरेंट की सूची में बैंकॉक का लेडू होटल रहा शीर्ष पर। ये बिल्कुल पूछा जा सकता है, अगर खाने पीने के शौकीन जो लोग हैं यहाँ पे जाइए, एकदम मस्त मस्त चीज़ें खाने को मिलती हैं, एकदम कि देखने पर मज़ा आ जाएगा। और ये पूरे एशिया का सबसे जो है VIP होटल है। हाल ही में एशिया के 50 बेस्ट होटल्स, ये देखिए हमने यहाँ क्वेश्चन भी पूछ लिया है आपसे कि सूची में शामिल भारतीय होटल कौन सा है। तो ये जो लेडू बैंकॉक है ये भैया टॉप रैंक की है इसकी। सेजान टोक्यो सेकंड रैंक की है, गगन आनंद थर्ड रैंक मानिए इसको। और उसके बाद जो मुंबई है हमारे देश का, मुंबई का जो मास्क है, ये मास्क शामिल है, इंडियन एक्सेट न्यू दिल्ली वाला शामिल है, और आवर्तन चेन्नई। ये दुनिया के जो 50 बेस्ट रेस्टोरेंट की सूची में हमारे 3 रेस्टोरेंट शामिल हैं। ये दुनिया का नहीं भाई साहब, एशिया का है, ठीक है। ये एशिया के 50 महत्वपूर्ण रेस्टोरेंट है जो यहाँ पे शामिल है। आगे बढ़े भाई साहब, ये लल्लन टॉप फोटो हमने आपको शुरू में ही दिखाया था। इसको इसलिए आपको दिखाया था कि एक गाय की नस्ल है भाई साहब। कौन सी, ये गाय की नस्ल है जो 15 से 20 लीटर दूध देती हैं, और इसकी एक क्लोन बछिया तैयार किया गया है। आप जानते हैं या नहीं भी जानते हो तो जान लीजिए कि आदमी का क्लोन ना तैयार करने को लेकर एक समझौता हुआ है, नहीं तो आदमी का भी क्लोन हमारे वैज्ञानिक व्यक्ति का या आपका या मेरा क्लोन तैयार कर सकते हैं। और बिल्कुल
जो टीवी में डबल रोल आप देखते हैं ना, डबल रोल के आदमी जो है आपका भी हो जाएगा, डबल रोल बना देंगे। इसलिए क्लोन बनाना जो है, इंसानों को क्लोन बनाना प्रतिबंधित है। ठीक है भाई साहब। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ये बहुत चिंता में है भाई साहब। अच्छा, इनकी चिंता का हम कारण बता देते हैं। अभी हम आपसे बता रहे थे कि ये जो है विशाखापट्टनम को चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश की राजधानी बने। ठीक है, लेकिन वो जो है अभी वहाँ पे क्या हो गया है कि उन्होंने जो कोर्ट ने मना कर दिया है कि भाई ऐसा है कि अब आप जो है किसको बनाएंगे। तो पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी, हैदराबाद थी। लेकिन जब 2 जून 2014 को तेलंगाना बन गया तो हैदराबाद तो तेलंगाना के पास चला गया। लेकिन वहीं पर देखें कि अब ये बेचारे अपना जो है राज्य बांट के अब इनके पास आज राजधानी तक नहीं है। तो राजधानी ये किसको, अमरावती को बनाने के लिए चिंतित हैं। इनकी चिंता आप इनके चेहरे से देख रहे होंगे, कितने बेचारे चिंतित मुद्रा में दिख रहे हैं। हाई कोर्ट ने मना कर दिया है कि नहीं, आप जो है किसको बनाओगे, अमरावती को राजधानी बनाओगे। ठीक, आगे बढ़िए। 28 मार्च को 2500 अग्निवीरों के पासिंग आउट परेड की मुख्य अतिथि नहीं है। ये एग्जाम जरूर, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, स्टार लगा के रखिए। चूंकि जो हमारी अग्निवीर हैं इसमें 273, ठीक है, 273 महिला अग्निवीर के साथ में टोटल 2500 महिला अग्निवीरों ने कहाँ पे जो है पासिंग आउट परेड किया, तो हमारा INS चिल्का में जो है इन्होंने पासिंग आउट किया है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, इसमें जो है मुख्य अतिथि के तौर पर कौन कौन गई थी, तो मिताली राज और PT उषा दोनों कौन है, ये मुख्य अतिथि के तौर पर वहाँ पे शामिल हुई थी। और हमारे एडमिरल साहब भी वहाँ पर शामिल हुए थे, नौसेना वाले, इन्हें भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 मिताली राज को आपको याद रखना है। आगे बढ़े भाई साहब, देखिए आगे क्या है खास। कोविड-19 से अपनी जान गंवाने वाले देशों की संख्या के मामले में पहले स्थान पर कौन है भाई साहब, ये देखिए जो बहुत बड़ी ताकत बनते घूम रहे हैं। अब जब इनके पास एंटीबायोटिक क्षमता नहीं है इनके लोगों के पास में, लेकिन इनके पास में क्या है, मशीनरी क्षमता है। इसीलिए परमाणु बम गिरा दिए थे, किसके ऊपर, किसके ऊपर गिराए थे भाई साहब, जो जापान के ऊपर गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम 1945 में जो है गिराया गया था। ठीक है, 6 अगस्त और 8 अगस्त को। उसके बाद जापान बेचारा सरेंडर कर दिया, नहीं तो रसिया तक को हराने वाला देश है आपका जापान। छोटा सा देश नहीं है, जापान बहुत बड़ा था, लेकिन वो परमाणु बम गिरने के बाद इसको टूट गया। तो आप ये मान सकते हैं, और ये पूछा भी जाएगा। इसके लिए आप मान लीजिए आपको एक निबंध आ जाता है और उसमें जो है भारत के परमाणु कार्यक्रम के बारे में पूछ लिया जाए तो उसको भी आपको बताना है। निबंध ऐसे राइटिंग में भी इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं, इसे आप ध्यान दीजिएगा। सिलेबस के अनुरूप सब कुछ हम आपको बताते चलेंगे। CG सब इंस्पेक्टर की तैयारी एकदम पूरी तरह से मेंस की हमारे चैनल पे हो रही है, फ्री ऑफ कास्ट। सभी वीडियोस को डेली आप अगर देखते जाएंगे तो एग्जाम हॉल में आपको पछताना नहीं पड़ेगा, ये गारंटी स्मार्ट SD क्लासेस की तरफ से आप लेकर जाइए। तो ये देख लीजिए पहले स्थान पे कौन है, सबसे ज़्यादा अमेरिका में आदमी मरे थे। उसके बाद 7 लाख आदमी, 7 लाखवां आदमी अभी मरा है। ठीक है, 7 लाखवां आदमी मर चुका है कहाँ, ब्राज़ील में। नंबर 2 पे ब्राज़ील है, ब्राज़ील को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। हाल ही में वैज्ञानिकों ने देश में पहली बार करनाल हरियाणा स्थित जो है राष्ट्रीय, अभी एग्जाम में आया हुआ है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पे है, तो ये करनाल हरियाणा में है। इसे आपको याद रखना है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान। ठीक है, ये भारत की पहली क्लोन बछिया, ये जो है दोस्तों गिर जो है, ये गिर नामक गाय है, इसका एक जो है क्लोन तैयार किया गया है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है। अब यहाँ पे जो साहीवाल, थार पाकर, रेड सिंधी, ये तीनों भी बेहतरीन दूध देने वाली गाय की नस्लें हैं। इन्हें भी थोड़ा सा आपको दिमाग में बैठा के रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े भाई साहब। हाल ही में किस देश ने T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन चेस करने का रिकॉर्ड बनाया, एकदम लल्लन टॉप है, एकदम छप रहा है। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। ये साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो भैया T20 इंटरनेशनल में साउथ अफ्रीका ने ये रिकॉर्ड बनाया था। वेस्ट इंडीज ने 258 का टारगेट दिया था, इन्होंने 259 रन ठोंक दिया और ये जीत गए। और इसमें जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है चौके भी लगे हैं, इसे भी आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा चौका जो है इसमें लगा है, और चौकों से सबसे ज़्यादा रन भी इसी IPL में बना है। ठीक है, सर्वाधिक चेस करने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। और इसी में मात्र 39 गेंद पे जॉनसन चार्ल्स ने सबसे तेज T20 का शतक भी मारा है, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन चेस करने का रिकॉर्ड किसने बनाया, तो वो साउथ अफ्रीका ने बनाया, वेस्ट इंडीज के खिलाफ में। ठीक है, हाल ही में किस बल्लेबाज ने T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक, तो इसमें हमने आपको भी तुरंत ही बताया कि जॉनसन चार्ल्स को आप याद रखना है। ये जॉनसन चार्ल्स महोदय बहुत धुआंधार बैटिंग किए थे, अगर आप बैटिंग देखे होते भाई साहब तो मजा आ जाता आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉनसन चार्ल्स को याद रखना है, इस प्रश्न के जो है सही उत्तर हो जाएंगे। अब ये देखिए
कितनी बार एग्जाम में है, एकदम स्टार लगाइए भाई साहब। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन स्टार यहाँ लगाइए, और तीन लगाएंगे तो दो आपको मिल ही जाएगा। क्योंकि इन सभी का मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है, तो इन सभी का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। किसका किसका भाई साहब, चलिए एक एक करके बताते हैं। आप देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो होता है इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए WHO का मुख्यालय कहाँ है, वो भी जिनेवा में है। WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आपसे पूछ लिया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। उसके बाद ILO पूछ लिया जाए तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय आपका जो है कहाँ पड़ेगा, जिनेवा में पड़ेगा। जिनेवा कहाँ पड़ेगा ये पूछ लिया जाए तो स्विट्जरलैंड में पड़ेगा। ठीक है। 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा, एकदम लल्लन टाप छपेगा भाई साहब, आ रहा है आपके एग्जाम में, आ रहा है। ठीक है, स्टार लगाइए और बताइए कहाँ पर होगा। 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन साल 2024 में होगा, और होगा कहाँ, पेरिस में होगा। इसे आपको याद रखना है। ठीक है भाई साहब। भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण है कि भारत में विश्व कप होगा, जो है इंटरनेशनल विश्व कप, वनडे इंटरनेशनल जो है, आप इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि भारत में क्या होगा, तो भारत में विश्व कप होने वाला है क्रिकेट का। ठीक है, इसी जो है लास्ट में खेला जाएगा विश्व कप। और अगर पूछा जाए पेरिस में क्या होगा, तो पेरिस में ओलंपिक खेलोगे। पेरिस में क्या खेलोगे, ओलंपिक खेलोगे। और भारत में क्या खेलना है आपको, तो विश्व कप खेलना है। और हमें लग रहा है कि अब की बार भारत फिर से विश्व कप विजेता बनेगा, जो है एक दिवसीय क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय मैचों का। आगे बढ़े भाई साहब, बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हाल ही में किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना चलाई गई है, तो ये मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किसने चलाया है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने चलाया है। इसे आपको याद रखना है। ये जो है क्या दोस्तों, इसमें वृक्ष लगाने का जो है प्लान है। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है, तो आप जानते हैं कि भूपेश बघेल जी को आप एकदम याद रखना है, भूपेश बघेल को। राज्यपाल को पूछ लिया जाए तो बता दीजिएगा, विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के जो है राज्यपाल हैं, इन्हें आपको याद रखना है। ठीक, आगे बढ़े भाई साहब। गुरु घासीदास जी ने ये सतनाम पंथ की स्थापना कब की थी, आप बता दीजिए भाई साहब। गुरु घासीदास, छत्तीसगढ़ का एकदम टॉप का क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी ने सतनाम पंथ की स्थापना कब की थी, तो भाई साहब तभी छत्तीसगढ़ बना ही नहीं था। 1820 में जो है सतनाम पंथ की स्थापना गुरु घासीदास जी ने किया था। इसे आपको याद रखना है, सतनामी पंथ के प्रवर्तक और गुरु माने जाते हैं। ठीक है भाई साहब। नारायणपुर में स्वामी आत्मानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी, ये लीजिए भाई साहब, एकदम कितनी बार एग्जाम में आया है। और CGPSC वाले एकदम इसको रट के जाइएगा, और CG व्यापम वाले जितने भी हैं ये एकदम रट के जाना भाई साहब, ये आपको छपने वाला सवाल मैं आपसे बता रहा हूँ। नारायणपुर में स्वामी आत्मानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी भैया, तो 1985 में की थी। और हमें तो लग रहा है कि हम लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे भाई साहब उस समय। ठीक है, तो 1985 में नारायणपुर में स्वामी आत्मानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ये PSC के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है दोस्तों। अब देख लीजिए छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण लल्लन टॉप फैक्ट्स के बारे में कि राजिम में क्या है, राजिम कहाँ है, गरियाबंद जिले में है। इसमें पूछा जाता है, एकदम आया हुआ है कि राजिम किन किन नदियों के संगम पर है, तो महानदी पैरी सोडूर के संगम पर है। और जब महानदी का नाम आता है भाई साहब, तो एक गाना मुझे गाने का ही मन करता है, जो यहाँ का राजकीय गीत है, क्या कि अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंदिरावती हा पखारे तोर पैया, महू पावो परौं तोरे मैया। भाई साहब गाने की कोशिश करिए, हम आपको छंद अलंकार भी पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, महाकाव्य में प्रबंध काव्य, खंड काव्य कुछ भी नहीं छूटेगा। अलंकार में रस भी आप जानेंगे, कौन सा रस होता है, श्रृंगार रस क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल हम आपको इसी क्लास में देते हुए चलेंगे। छत्तीसगढ़ का प्रयाग इसे कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग क्यों कहा जाता है जान लीजिए, कि चूंकि राजिम बसा है महानदी पैरी सोरनू के संगम पर, और जो हमारा जो है प्रयागराज है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, वो किन किन नदियों के संगम पर है, तो आप जानते हैं, माँ गंगा, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, नहीं तो बहता पानी सरस्वती, ठीक है, और यमुना नदी, ये तीनों को जो है संगम पे कौन है, प्रयागराज है। इसलिए छत्तीसगढ़ का प्रयागराज किसे कहा जाता है, राजिम को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का प्रयागराज। इसे अब तो आपको याद हो गया होगा कि जो है संगम कहाँ है, इसी को संगम कहते हैं। आप इलाहाबाद जब जाएंगे तो वहाँ संगम पड़ेगा, और उसे संगम नगरी भी इलाहाबाद को कहा जाता है। अब इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, प्रयागराज रख दिया गया है। इसे भी थोड़ा सा आपको दिमाग में बैठा के चलना है दोस्तों। इसी जो तीनों नदियों के संगम पर ही राजीव लोचन मंदिर स्थित है। राजीव लोचन मंदिर, जिसका निर्माण किसने कराया था, इसका जीर्णोद्धार कराया था जगत पाल ने। निर्माण किसने कराया था, CG हिस्ट्री वाली क्लासेस भी आप डेली हमारे चैनल पे देखने की कोशिश करें, बहुत आनंद आएगा आपको भाई साहब। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। बारसूर क्या है? बारसूर भाई साहब एक जगह का नाम है, ठीक है। बारसूर क्या है? एक जगह का नाम है और छत्तीसगढ़ वाले तो जान ही रहे हैं दोस्तों। देश की विशालतम गणेश प्रतिमा बारसूर में है, दंतेवाड़ा जिले में पड़ती है। दंतेवाड़ा में ही आप जानते हैं हमारे सीआरपीएफ के 76 जवानों को नक्सलियों ने शहीद किया था और इसीलिए अभी अमित शाह ने हाल ही में सीआरपीएफ का 84वां स्थापना दिवस जगदलपुर में मनाया है। इसे स्टार लगाइएगा। इसमें अमित शाह जी खुद शामिल हुए थे और इसी में हमारे जो मंत्री जी हैं कवासी लखमा बोलते हैं भैया ये जम्मू कश्मीर नहीं है कि यहाँ चले आए जो है सीआरपीएफ का ये करने, ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये पूरा देश एक देश है, एक समृद्ध भारत है और एक एकीकृत भारत है। इसलिए आप जो है किसी को यहाँ मना नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल कमेंट करना भी अच्छी बात जो है सरकारों का नहीं है। तो और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, मामा भांचा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मामा भांचा मंदिर यहीं पर स्थित है और इसे आप थोड़ा सा याद रखिएगा। मामा भांचा मंदिर कहाँ है? मैं यहाँ गया हूँ, मैंने इन चीज़ों को देखा है, ठीक है। और ये गणेश प्रतिमा आप देखेंगे तो मजा आ जाएगा भाई साहब। एकदम नक्सलाइट बेल्ट है, अच्छी जगह है। नारायणपुर से आप सीधे ये जो है दंतेवाड़ा बारसूर से सीधे आप नारायणपुर आने का रास्ता भी जो है, मैं तो गया था तो उसमें बन रहा था, अब हो सकता है बन गया हो तो अलग बात है, ठीक है भाई साहब। आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड में क्या है महत्वपूर्ण दोस्तों, हाल ही में किस राज्य द्वारा मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक, एकदम लल्लन टाप भाई। आप देखिए कि ये छपेगा कि नहीं छपेगा, आप बताइए कि हमारे मीडिया कर्मी जो है सीआरपीएफ के लोग जब बीजापुर में जो है सीआरपीएफ का आपको पता होगा एक जवान को नक्सलियों ने किडनैप जब किया था और उसको बाद में छोड़ा था, तो जब छोड़ा था तो हमारे मीडिया कर्मी, हमारे साथ के जो है मीडिया कर्मी, हम उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे मिश्रा जी, तो गणेश शंकर मिश्रा जी वहाँ पे गए थे और उस सीआरपीएफ के जवान को छुड़ा कर ले आए थे। और हमारा एक चंद्राकर करके पत्रकार है बीजापुर का, तो हम लोग जो है हम लोग के साथ में इन लोग रहे हैं, इन लोग गए थे और उसको छुड़ा कर ले आए थे। तो आप देखिए कि इसीलिए क्या है, मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक छत्तीसगढ़ सरकार लेके आई है। इसे आपको याद रखना है। मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक कौन लाया है? तो छत्तीसगढ़ ने लाया है। मध्य प्रदेश की एक योजना आपको याद रखना है, लाडली बहन योजना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 3000 रुपया जो है इसमें जो है वहाँ के सीएम साहब देंगे। उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण योजना जिसे आपको जानना चाहिए, योजना का नाम है लखपति दीदी योजना, ठीक है। लखपति दीदी योजना कौन चला रहा है? तो लखपति दीदी योजना, आप ऐसा नहीं दीदी नाम सुन के जो ममता बनर्जी समझने गलती नहीं करना है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में उत्तराखंड में होगा, इसे आपको याद रखना है। और उड़ीसा क्या है भाई साहब? तो उड़ीसा के अभी सीएम साहब कौन है ये आप कमेंट करके हमें बताइए। और उड़ीसा की राजधानी क्या है ये कमेंट आप करके हमें बताने वाले हैं, ठीक है भाई साहब। हाल ही में सुंदर राज आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। किस राज्य का है? तो भाई साहब ये गोविंदगढ़ जो पड़ता है रीवा में, ये आप देख रहे हैं रीवा, ऑप्शन एक आपका सही हो जाएगा। ये जीआई टैग किसको मिला है? तो सुंदराज आम, बहुत प्यारा आम होता है। एक बार जैसे आप जो है यूपी में जाएंगे तो वहाँ पे दशहरी आम बहुत फेमस है यूपी में, ठीक है। जो है इलाहाबादी दशहरी आम बहुत फेमस है। बिल्कुल उसी क्वालिटी के आसपास में है आपका रीवा स्थित सुंदराज आम, जो कि जो है अति महत्वपूर्ण है। कैसी लग रही क्लास कमेंट करके हमें जरूर बताएं भाई साहब। माफ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और क्या है खास कि ये जो सुंदराज आम है भैया, ये सुंदराज आम को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। इसे ध्यान में आपको रखना है और ये आपके एग्जाम में छपेगा। क्यों छपेगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ से जो छत्तीसगढ़ का मात्र राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का मात्र राज्य है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के रीवा में जो है क्या हुआ है कि सुंदराज आम को जीआई टैग मिला है। हमने यहाँ पे गोरखपुर लिया है, तो गोरखपुर का जो टेरा कोटा है भाई साहब, उस टेरा कोटा को भी जीआई टैग मिला है। और पश्चिम बंगाल की जो दार्जिलिंग वाली चाय है, इसको भी जीआई टैग 2004 में मिला था, सबसे पहले इसी को मिला था। और उड़ीसा का क्या मिला था? तो उड़ीसा का रसगुल्ला जो है इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। इसे आप थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको देखते हुए चलना है। ये भी एकदम चर्चा में है भाई साहब, छपने वाली चीज़ है, मुरैना की गजक, ठीक है। इसमें क्या होगा? गुड़ होगा और मूंगफली को मिलाकर बनती है गजक और इतनी प्यारी लगती है, खाने के बाद दोबारा जब भी आप देखेंगे मुंह में पानी आने लगेगा। अगर आपने मुरैना गजक नहीं खाई है तो, और जो है खाए होंगे तो पानी आ गया होगा, नहीं खाए होंगे तो मुंह में पानी भी नहीं आएगा। लेकिन जो है भगवान करे एक बार इसको खा के देखिए, जो है ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं, मंगवाइए। और मुरैना की गजक बहुत ही बेहतरीन है, फेमस है। नहीं तो कमेंट करके जो है हमको बताइए, हम आपको जो है भिजवाएंगे मुरैना की गजक और खिलाएंगे। हम जो है आपकी बार स्टार आप लगाइए, हम आपको मुरैना गजक आपके घर पे आके खिलाएंगे, ठीक है। स्टार अगर आप लगा लेते हैं, सीजी सब इंस्पेक्टर यदि आप बन जा रहे हैं, तो हम आपको आपके घर पे,
ठीक है, आके मुरैना वाली गजक के साथ में आएंगे और आपको को जो है सैल्यूट करते हुए मुरैना वाली गजक खिलाएंगे जिससे जीआई टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अभी आप भूल नहीं पाएंगे, आपको याद रहेगा, और गजक खाने की ललक भी तो है, इसलिए पढ़ाई जो है ज़्यादा करिए। देखिए जियोग्राफिकल क्या होता है, तो जियोग्राफिकल इंडिकेट जो है दोस्तों ये 1999 का अधिनियम है, 2003 से लागू है। 2004 में दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल को पहली बार मिला था, 10 सालों के लिए दिया जाता है। और मध्य प्रदेश के रीवा जिले में गोविंदगढ़ को मिला है जीआई टैग, सुंदर राजा आम वाला। इसी पे हम लोग जो है इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं। तो भाई कोई भी प्रश्न आएगा उसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे, ठीक है भाई साहब। ये प्रश्न आप देखिए अति महत्वपूर्ण है, हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो गुरु बख्श सिंह को सम्मानित किया गया है। पुनीत मूंगा कौन है भाई साहब, तो जो हमारी द एलिफेंट विस्पर्स मूवी है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, उस डॉक्यूमेंट्री के ये डायरेक्टर हैं। एम किरवानी कौन है, तो जो हमारा गाना है, कौन सा गाना भाई साहब, नाटू नाटू, ठीक है, ये नाटू नाटू गाना फिल्म RR वाला, इसको ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में क्या मिला है, ऑस्कर अवार्ड। और इसी ऑस्कर अवार्ड को पूछ लिया जाए कि 95वां अकादमी अवार्ड जो है इसी ऑस्कर को ही कहते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ें, लेकिन कुछ अभी छूट रहा है इसमें, देख लीजिए। एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जो है ऑस्कर अवार्ड की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं जिनका नाम है मिशेल यो, और कौन सी मूवी थी, तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए इनको मिला है क्या, बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड। इसे आप थोड़ा सा जो है ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ें भाई साहब, BBC स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो हमारी मीराबाई चानू जी को सम्मानित किया गया है, BBC स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर। और आप जानते हैं कि BBC इमर्जिंग वुमन कौन है भाई साहब, BBC इमर्जिंग वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कमेंट में छाप दीजिए, नहीं क्लास में बने रहिए, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। BBC पैरा स्पोर्ट्स वुमन, पैरा मतलब क्या होता है, जो विकलांग वाला है, ठीक है भाई साहब, माफ़ कीजिएगा, ये जो विकलांग वाला सिस्टम है, विकलांग वाले जो लोग हैं उनको, जो हमारे दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांग लोगों की जो हमारी एकदम परफेक्ट खिलाड़ी हैं भावना पटेल जी, टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, इनको मिला है BBC पैरा स्पोर्ट्स वुमेन 2022 का पुरस्कार। और BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला है, तो मीराबाई चानू को मिला है। इसे भी थोड़ा सा आपको याद रख लेना है। और शहरी क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। दोस्तों ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारी जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है, कौन सा, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स के डायरेक्टर कौन है, तो गुनीत मूंगा एवं कार्तिकी गोंजाल्विस को आपको याद रखना है। इनको हम यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, कि चूंकि अभी इन्होंने कल हमारे प्रधानमंत्री से इन्होंने मुलाकात की है। हमारे खेल मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर से इन्होंने मुलाकात की है। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री ही है कि नहीं है, थोड़ा सा आप एक बार कमेंट करके चेक करके बताइए हमें क्या है भाई साहब, ठीक है। आगे बढ़ें, क्लास कैसी लग रही है, बेहद ही महत्वपूर्ण है, एकदम एंड तक बने रहिए। क्लास में क्वालिफाई करना है, ठीक है, किसमें, एग्जाम में क्वालिफाई करना है। तो जब एग्जाम में क्वालिफाई करना है तो भाई तो थोड़ा समय तो देना पड़ेगा, और पढ़िए। और रोहतांग दर्रा क्या होता है, उन जो है एक चीज़ देख लीजिए कि ना दुख ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए देखते हैं, उत्तराखंड के पीर पंजाल में स्थित है, इसे लाशों का ढेर कहा जाता है। किसको, रोहतांग दर्रे को लाशों का ढेर कहा जाता है, इसे याद रखना है, ठीक है। सिपकीला दर्रा दोस्तों शिमला मानसरोवर तिब्बत राजमार्ग को जोड़ता है, सिपकीला दर्रा, इसे आपको याद रखना है। सिपकीला दर्रा शिमला मानसरोवर को जोड़ता है। और बाड़ा लाचा दर्रा, ये सिपकीला, बाड़ा लाचा, ये सब आपको उत्तराखंड में मिलने वाले दर्रे हैं। इन तीनों दर्रों को आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े भाई साहब, देखिए हाल ही में गेटवे ऑफ इंडिया से लहरों के विपरीत दिशा में तैरकर 16.20 किलोमीटर भाई साहब एकदम लल्लन टॉप छप रहा है। और इसके बाद आप ये कौन है, तो हमारे एक IPS महोदय हैं कृष्णा प्रकाश जी, इन्होंने दो है दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स, ये सब कहाँ पड़ेगा, तो ये सब मुंबई में, ठीक है, ये मुंबई में स्थित है। और इन्होंने क्या है, दुनिया के ऐसे पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने क्या किया है कि 16.20 किलोमीटर की जो दूरी है इन्होंने लहरों के विपरीत तैर कर की है। तो एक IPS की प्रतिभा भी इनके अंदर है, और जो है इन्होंने इतना बड़ा कारनामा भी किया है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है भाई साहब। आगे बढ़ें दोस्तों, ये जान लीजिए सरदार सरोवर परियोजना कई बार लल्लन टॉप है भाई साहब, कई बार एग्जाम में आया है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, तो भैया ये नर्मदा नदी पर है। इससे हमारे 4 राज्य लाभान्वित होते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आपको याद रखना है। और इस परियोजना का शिलान्यास पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, इसे भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। इंदिरा सागर परियोजना दोस्तों कहाँ संचालित है, खंडवा मध्य प्रदेश में संचालित है इंदिरा सागर परियोजना, और ये नर्मदा नदी पर है। सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वतों के बीच में बहती है हमारी नर्मदा नदी। और ये सबसे खास बात है कि डेल्टा नहीं बनाती, ये क्या बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है। ये लल्लन टॉप फैक्ट आपको याद रखना है। दोस्तों बात करते हैं सिक्किम के महत्वपूर्ण दर्रों की जो एग्जाम
में आते हैं तो सिक्किम में स्थित नाथुला दर्रा जो है दोस्तों, अगर चाइना आपको जाना है तो चाइना से आपको कौन जोड़ेगा, तो सिक्किम वाला जो ये दर्रा है, ये नाथुला दर्रा आपको जोड़ देगा किससे, तो ये जोड़ देगा आपको सिक्किम से जोड़ देगा। ठीक है, अगर आपको दार्जिलिंग घूमने जाना है भाई साहब, देख हमारे जो है इंस्पेक्टर साहब हैं, वो इंस्पेक्टर साहब जो है कहाँ के हैं, तो दार्जिलिंग के हैं, और हम जो है सोच रहे हैं कि उनके साथ एक बार घूमने जाएंगे। ठीक है, और वो तो 2 स्टार लगा के बैठे हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है जो है 100% लगेगा, आप डेली तैयारी करेंगे तो जे लेपला दर्रा भी जो है कहाँ है, सिक्किम में पड़ेगा, और दार्जिलिंग अगर घूमने जाना है तो इसी रास्ते से आपको जाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और आगे देखिए दोस्तों, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, एकदम एग्जाम में सीजी व्यापम ने इसको पूछा है, एकदम सीजी व्यापम ने इसको पूछा है, याद करके रख लीजिए कैसे पूछा था जो है। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था, तो 1948 में आया था। राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी, एग्जाम में आए वाले हैं, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको लेके चलना है, नहीं तो ये आ जाएगा तो आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। और इसी का जो है दोस्तों राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण संगठन का जो डाटा प्रोसेसिंग का मुख्यालय है, ये हमारे कोलकाता में है। कोलकाता कहाँ है, तो हमारी दीदी की नगरी में है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है भाई साहब, पश्चिम बंगाल की सीएम साहिबा कौन है, तो वहाँ की सीएम साहिबा हैं, अभी धरने पर बैठी हैं। पता है क्यों बैठी हैं भाई साहब, उसको हम आगे आपको बताएंगे। ये ममता दीदी जो है यहाँ पे अभी धरने में बैठी हुई हैं, और धरने में बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी बहुत भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, इसलिए जो है मैं धरने पर यहाँ पर बैठी हूँ। ठीक है, आगे आगे बढ़े भाई साहब। देखिए नीली क्रांति, अब नीली क्रांति क्या है भाई साहब, आप देखिए नीली क्रांति क्या है, मत्स्य उत्पादन, मत्स्य मतलब क्या होता है, फिश होता है। ठीक है, फिश माने मछली, मछली क्या होता है, नीली क्रांति का संबंध मछली से है। आप जानते हैं कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, ये भाई यही तो है नीली क्रांति, जो कि पूरा जल जो है ये नीली क्रांति, आपको याद रखना है। मछली जल की रानी होगी तभी तो जल में नीला नीला दिखता है, तो ये आपको अब याद हो चुका है, आप इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, पीली क्रांति का संबंध किससे है भाई साहब, तो जो तिलहन उत्पादन है, तिल क्या है, तिल मतलब ये तिल से आप इसको तेल से रिलेट करिए, जो है तिलहन उत्पादन का संबंध किससे है, पीली क्रांति है। आप देखिए सरसों से क्या निकलता है, सरसों से भी तेल निकलता है, और तिलहन से भी एक तिल होता है, उस तिल का भी जो है तेल निकलता है। ठीक है भाई साहब, तो आप इसे याद रखिएगा, जो है पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो तिलहन उत्पादन से आपको याद रखना है, नहीं तो पीला पीला आप जो है अंडा उत्पादन में नहीं चले जाना है। ठीक है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, अंडा वाली क्रांति कौन सी है। ठीक है, हाल ही में चुनाव आयोग ने कर्नाटक की कितनी विधानसभा सीटों का चुनाव कराए जाने का ऐलान किया है भाई साहब, तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे बहुत कुछ आप जानने को मिलेगा, ये स्लाइड को बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिए। ठीक है, कि कर्नाटक की कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव कराए जाने का जो है शासन ने फैसला लिया है, तो वहाँ पे टोटल 224 सीट है कर्नाटक विधानसभा में, उस पर जो है चुनाव होंगे। कर्नाटक में ही दोस्तों दुनिया का जो है सबसे लंबा रेलवे स्टेशन, ठीक है, सबसे लंबा रेलवे स्टेशन सिद्धारूढ़ रेलवे स्टेशन वहीं कर्नाटक में, इसका उद्घाटन अभी मोदी जी ने हाल ही में किया था। ठीक है भाई साहब, और कर्नाटक में ही गोरता शहीद स्मारक स्थापित किया था अमित शाह ने, जहां पे निजाम की सेना जिसका नाम है रजाकर्स ने 200 लोगों को जो है मौत के घाट उतार दिया था। क्यों उतार दिया था, क्योंकि उन्होंने भारत का झंडा लहरा दिया था। और बताता हूँ क्या है खास, जो है वहाँ पे भारत के इन्होंने झंडा लहराया, मात्र 2.5 फीट का झंडा, उसके लिए 200 लोगों को मारा, तो इन्होंने गोरता शहीद स्मारक वहाँ पे स्थापित कर दिया अमित शाह जी ने, और उसको इतना ऊंचा कर दिया है कि अब कुछ नहीं कर पाएंगे। इनको खदेड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, और जो है जब इनको खदेड़ दिया गया तो हैदराबाद मुक्ति दिवस जो मनाते हैं, कब मनाते हैं, कमेंट करके हमें बताइए। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कि 224 जो है विधान सभा की सीट है, कहाँ, कर्नाटक में, आपको याद रखना है। और नहीं याद रखोगे तो आपके साथ हो जाएगा नाटक, क्योंकि कर्नाटक में होने वाला है चुनाव। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है भैया, श्वेत मतलब क्या होता है, ये सफेद सफेद स्क्रीन दिख रही है ना, सफेद सफेद स्क्रीन में यहाँ आपको दूध भर के पीने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, दूध भर के पियो बेटा, और जो है एग्जाम क्वालिफाई करो। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, और हमने इसको इसलिए लिया है कि जो है गिर गाय है, ये 15 से 20 लीटर दूध देने वाली गाय है। इसका क्लोन पहली बार हमारा जो है करनाल वाला जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान उन्होंने तैयार किया है, करनाल हरियाणा। 1974 में श्वेत क्रांति लाई गई, जो है श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, इसका प्रारंभ 1974 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, इसे याद रखना है।
हरित क्रांति वाला प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है, एक नहीं 2-3 स्टार लगाइए और इसको बताइए कि इसमें जो है हरित क्रांति के प्रणेता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। ये कहाँ थे? तो ये मात्र भारत के लिए होंगे, लेकिन अगर विश्व में कौन थे तो नॉर्मन बोरलॉग थे, और नॉर्मन बोरलॉग जी को 1974 में नोबेल प्राइज मिला है। बात कर लिया जाए भारत में अभी हाल ही में लेटेस्ट नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो आप हमारे जो फाउंडेशन वाले हैं कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई, ठीक है, इन दोनों को मिला था, क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र के लिए मिला था ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार मिला था। इससे पहले किसको मिला था बात कर लिया जाए तो जो है आप जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी 1912 में मिल गया है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है ये पूछा जाएगा, जो कि आपके सिलेबस में है कि महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं लेखक, तो जो गीतांजलि नामक पुस्तक है उसमें उसके लिए जो 1912 में हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। सी.वी. रमन जी को भी मिला है, उसके बारे में भी बताएंगे। दोस्तों आप डेली क्लास अटेंड करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अब हम आपसे मिलेंगे, इसके बाद आप बिल्कुल देखना बिल्कुल ना भूलें भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि हिंदी के लिए, ठीक है भाई साहब, हिंदी में आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं काव्य के भेद, ठीक है, काव्य के इसमें परिभाषा भी होगी, और काव्य की परिभाषा के वीडियो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। हमने 1 साल पहले ही जो है प्रियंका मैडम ने उसको पढ़ाया है, तो आप उसको जरूर देखिएगा, काव्य के जो है परिभाषा। और उसके बाद हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए काव्य का भेद, ठीक है, काव्य का भेद जो है कि प्रबंध काव्य कितने होते हैं, खंड काव्य कितने होते हैं, चंपू काव्य कितने होते हैं, उस सब के बारे में हम आपको बताएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सीजी सब इंस्पेक्टर में, ठीक है भाई साहब, जो सब इंस्पेक्टर एग्जाम में सीजी सब इंस्पेक्टर के लिए जो आपका हिंदी आ रही है, तो हिंदी का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, इंग्लिश का भी पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, और जीके जीएस, आपको जीके जीएस के लिए कुछ भी नहीं करना है, खाली एक क्लास देखना है, डेली करंट अफेयर वाली हमारी ये क्लास, इसमें हम आपको सब कुछ कंप्लीट कराएंगे, एकदम परेशान नहीं होना है। तो कल आपसे मिलते हैं अति महत्वपूर्ण क्लास में, और आपको हमने एक टारगेट दिया है कि कम से कम अपने जो है 5 दोस्तों में, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखते हुए पहुँच गए हैं तो अब आप 5 दोस्तों को अपने इस क्लास को शेयर कीजिए। आपसे मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।